हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 में केमिस्ट्री की क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करेंगे। और आज के वीडियो में अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसके अपन फर्स्ट 50 क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच मॉलिक्यूलर सॉलिड हैज एच बॉन्ड। जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन सा मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर सकता है। तो HCl शो नहीं कर सकता, CH4 शो नहीं कर सकता, CHCl3 शो नहीं कर सकता। क्या आंसर होगा? HF। क्या आंसर होगा इसका? HF। देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली हाइड्रोजन और ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जिसमें हाइड्रोजन ऐसी चीज से जुड़ा हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो कौन कौन से हो सकते हैं? फोन, या तो हाइड्रोजन F से जुड़ा हो, या ऑक्सीजन से, या नाइट्रोजन से। अगर इन तीन एलिमेंट से जुड़ा हुआ है तो हो सकता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। तो इसमें एक HF ही है। सेकेंड क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एटम्स इन BCC अरेंजमेंट। BCC अरेंजमेंट जो होता है उसमें नंबर ऑफ एटम कैसे होते हैं? तो देखो, BCC अरेंजमेंट में एलिमेंट कहाँ कहाँ होते हैं? कॉर्नर के ऊपर होते हैं और कहाँ पर होते हैं? सेंटर में होते हैं। एक तो कॉर्नर और एक सेंटर पे होते हैं। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। कितने पार्टिकल है ऐसे? 8 पार्टिकल। सेंट्रल का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1। और ऐसे कितने पार्टिकल है? 1। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 कितना जाएगा? 2। तो आंसर क्या होगा इसका? 2। नेक्स्ट है फूल्स गोल्ड। क्या होता है? तो फूल्स गोल्ड देखो, अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो FeS2 को लिखा होगा, लेकिन अपनी बुक में लिखा हुआ है कि FeS को क्या कहते हैं? फूल्स गोल्ड। तो अपन इसी पे ही जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ फूल्स गोल्ड क्या होता है? ये जो आयरन सल्फाइड होता है ये डिफेक्ट की वजह से शाइनिंग देता है, और शाइनिंग जो होती है वो गोल्ड जैसी होती है, तो गोल्ड जैसा लगता है, इसलिए इसे फूल्स गोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर ईच स्फेयर। तो देखो, दो तरह के वॉइड होते हैं, एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एक होता है टेट्राहेड्रल। अगर n एटम है, ठीक है, या n स्फेयर है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे? n के n ही। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं? 2n। और टोटल वॉइड पूछे तो कितने होंगे? 3n। इसमें अपन को टेट्राहेड्रल पूछे तो आंसर क्या होगा? 2n। ये ऑक्टाहेड्रल का होता तो n आंसर होता, और अगर टोटल वॉइड पूछते तो 3n लिखते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने कट हो चुका है। आपकी इस क्वेश्चन बैंक में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिलेबस से कट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी दे रखे हैं। व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अगर जब अपन टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो देखो, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, ये आपके फिजिक्स में होगा, शायद आपने रीड किया होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो होती है बढ़ती है और कंडक्टर की कंडक्टिविटी घटती है। यहाँ सेमीकंडक्टर का पूछा है तो अपन क्या आंसर लिखेंगे? इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें से नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है? तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये भी क्रिस्टलाइन है, पीछे कौन सा बचा? ये। तो आंसर क्या होगा? कागज या पेपर। ठीक है, पेपर जो है इसमें से कौन सा है? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि पैकेजिंग एफिशिएंसी बतानी है HCP की। तो देखो, अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अपनी बुक में 3 की पैकेजिंग एफिशिएंसी दे रखी है, CCP या HCP। ठीक है, इन दोनों की पैकेजिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 74%, सबसे ज़्यादा इन दो की होती है। फिर BCC की होती है 68%, और सिंपल क्यूबिक सेल की होती है 52.4%। तो यहाँ किसकी पूछी थी? HCP की। तो कितना आंसर होगा? 74%। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर विच यूज्ड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्नल। ये भी अपने क्वेश्चन कट हो चुका है, लेकिन फिर भी दे रखा है, तो इसका आंसर होगा गैलियम आर्सेनाइड। ठीक है, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल बताना है। तो देखो, ग्लास जो होता है वो अपने तो किस में आ जाएगा? ये तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है। रबर भी नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है। पीछे ये दो बचे, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें से ये आयनिक है और ये कोवेलेंट है। तो आंसर क्या होगा? बी, डायमंड आंसर होगा। नेक्स्ट है कि राइट द टाइप ऑफ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस कितने टाइप के होते हैं? क्रिस्टल लैटिस कितना होगा? 14 टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है? और 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि डेल्टा H मिक्सर क्या होना चाहिए? 0। सही बात है, होना भी चाहिए। डेल्टा V मिक्सर जो होता है वो 0। डेल्टा H मिक्सर का मतलब जब सॉल्यूशन बनाए तो हीट में कोई चेंज ना हो। डेल्टा V मिक्सर मतलब वॉल्यूम में चेंज ना हो। राउल्स लॉ को फॉलो करे। तीनों ही कंडीशन आइडियल सॉल्यूशन की होती है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ अबाउट, डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है व्हेन वी ऐड सॉल्यूट इनटू सॉल्वेंट। जब अपन सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो क्या होता है? तो देखो, 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन दे रखा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है,
और दूसरा अपना है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और तीसरा ऑप्शन है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो सेम रहेगा। और फोर्थ ऑप्शन है कि बॉइलिंग पॉइंट ना तो पहले तो डिक्रीज होगा और फिर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अपना इसका आंसर क्या होगा, अपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो बी आंसर होगा। नेक्स्ट अपने विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड। गैस की लिक्विड में जो सॉल्युबिलिटी होती है उसको कौन सा लॉ समझाता है, तो कौन सा लॉ समझाता है, हेनरीज लॉ समझाता है। क्या होगा, हेनरीज लॉ। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे, सॉल्यूट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करे। तो पहला ऑप्शन है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दूसरा है कि फ्रीजिंग पॉइंट खाली, चौथा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा दे रखा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होगा, तो बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन विच लिक्विड शो पॉजिटिव डेविएशन इन राउट्स लॉ। देखो पॉजिटिव डेविएशन कौन सा शो कर रहा है, ये अपन को क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो वाटर प्लस HCl, ठीक है, वाटर प्लस HCl जो होता है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। वाटर प्लस HNO3 ये भी एक नेगेटिव डेविएशन शो करता है। क्यों करेगा, क्योंकि जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा लगेगा तो वॉल्यूम में क्या आएगी, कमी आएगी, मतलब ये नेगेटिव डेविएशन वाला है। तो ये दोनों तो नेगेटिव डेविएशन वाला है। बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म ये भी कैसा है, नेगेटिव डेविएशन का। तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, जिसमें क्या दे रखा है, बेंजीन प्लस मिथेनॉल। क्या दे रखा है, बेंजीन प्लस मिथेनॉल। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये पॉजिटिव डेविएशन का है, बाकी तीनों क्या है, नेगेटिव डेविएशन के। नेक्स्ट है सॉल्यूशन विच डिस्टिल विदाउट चेंज इन कंपोजिशन और टेम्परेचर आर कॉल्ड। ऐसा कौन सा सॉल्यूशन होता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है, जिसे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग 25 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो है उसका अपन को मास दे रखा है, कितना दे रखा है, सॉल्यूट का दे रखा है अपन को 25 ग्राम, और कह रहा है कि 250 ml सॉल्यूशन बनता है। पूरे जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम दे रखा है 250 दे रखा है, ठीक है, ml। ठीक है, अब पूछ रहा है कि W/V परसेंटेज निकालो। अब W/V परसेंटेज में ऊपर अपन पुट करते हैं W, बोले तो क्या पुट करेंगे, मास कितना है 25, V नीचे क्या पुट करते हैं, वॉल्यूम कितना है 250। ठीक है, और इसे किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 100 से। ठीक है, ये कट हो जाएगा 25 से 25 कितना जाएगा, 10%। ठीक है, तो 10% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ई सेल और डेल्टा जी की वैल्यू बतानी है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्रोसेस अपने आप हो जाए, और ऐसे प्रोसेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। ई सेल जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है, और डेल्टा जी हमेशा कैसा आता है, नेगेटिव। ये तीनों ऑप्शन किस में मिल रहे हैं, बी में। ये 1 से बड़ा, पॉजिटिव और नेगेटिव, बी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट अपने है कि फाइंड द ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल का क्या बताना है, ईएमएफ बताना है। अब देखो ईएमएफ बताने के लिए अपन को क्या करना होगा, ईएमएफ का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो फॉर्मूला ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब इनमें से कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड कैसे पता करेंगे, तो देखो जिसका ये जो पोटेंशियल दे रखा होता है, ये पोटेंशियल कौन से दे रखे होते हैं अपन को, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। इन दोनों में से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगा, वो तो अपने किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह, और दूसरा किसकी तरह करेगा, एनोड की तरह। एक यहाँ पे मिस प्रिंट है, या माइनस आएगा इसके आगे, तो ये ज़्यादा है क्योंकि ये प्लस की वैल्यू माइनस की, तो इसको तो अपन लेंगे कैथोड की तरह, और इस वाले को किसकी तरह लेंगे, एनोड की तरह। पुट करते हैं इन दोनों की वैल्यू। कैथोड की वैल्यू कितनी है 0.34, फिर माइनस फार्मूले का और फिर माइनस वैल्यू का। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दोनों ऐड हो जाएंगे, 1.10 वोल्ट। क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर SHE। SHE के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, तो देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है उसे अपन इस तरीके से एज्यूम करते हैं कि उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन कितना लेते हैं, 0, तभी बाकी सबकी कैलकुलेशन होगी। तो क्या होगा इसका, 0। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, 21 क्वेश्चन लेते हैं।
यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। तो पहले तो देखते हैं सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू एल अपॉन ए। एल की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर, ए की क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि फॉर गैल्वेनिक सेल विच इज नॉट ट्रू। गैल्वेनिक सेल के लिए क्या ट्रू नहीं है। तो देखो गैल्वेनिक सेल के लिए पहला दे रखा है कि एनोड नेगेटिव होता है, सही है। गैल्वेनिक सेल के लिए एनोड नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए एनोड पॉजिटिव। गैल्वेनिक सेल के लिए कैथोड पॉजिटिव, ये भी सही बात है। गैल्वेनिक सेल के लिए तो होता है कैथोड पॉजिटिव और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए होता है कैथोड नेगेटिव। इसके बाद दो ऑप्शन जो है वो रिडक्शन ऑक्सीडेशन पे। तो चाहे गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड, जहां रिडक्शन होता है वो कैथोड। तो यहाँ रिडक्शन ऑन कैथोड, ये बात सही है, ये बात गलत है, ठीक है, ये रॉन्ग है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, थर्ड करेंगे, क्योंकि इसने पूछा है कि नॉट ट्रू। क्या पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है। नेक्स्ट अपने है कि ये एक रिएक्शन दे रखी है Mn प्लस एक्वस, एन इलेक्ट्रॉन इसमें कंबाइन होंगे और M सॉलिड बनेगा। नर्नेस्ट इक्वेशन बतानी है, चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखो यहाँ थोड़ी गड़बड़ है, अपन देख लेते हैं। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है, E इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी एन एफ एल एन। एल एन की जगह लॉग लिखना चाहेंगे तो यहाँ 2.303 लग जाएगा। अब देखो एल एन जो है इसको करने के लिए ऊपर तो रखेंगे प्रोडक्ट, नीचे क्या रखेंगे रिएक्टेंट। तो देखो प्रोडक्ट तो है एम सॉलिड और किसी भी सॉलिड का कितना आता है आंसर 1 आता है। तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, ऊपर की तरफ तो हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये माइनस आर टी एन एफ एल एन और ऊपर तो कितना हो जाएगा 1 और नीचे कौन सा आ जाएगा आयन, कौन सा आ जाएगा एम एन प्लस, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बेस्ट मेथड फॉर प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा मेथड क्या है। अब यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से 3 ऑप्शन तो रस्ट को रोकने के है ही नहीं, सिर्फ ये एक ही है गैल्वेनाइजेशन। तो आंसर कौन सा होगा, गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट है रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन। रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, तो रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ H2 एंड Cl2, ऑर्डर ऑफ H2 और Cl2 रिएक्शन करके 2HCl बनाता है। इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा ये बताना है। तो देखो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी, क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि लाइट मिली या नहीं। ये लाइट होने पर कंप्लीट होगी और उसी के हिसाब से रेट भी चेंज होगी। तो रिएक्टेंट पे तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ही नहीं कर रहा और ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है, 0 ऑर्डर कहलाती है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो देखो पहले तो अपन को ये चीज याद रखनी है कि किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है मोल लीटर और ऊपर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। जहाँ एन की जगह क्या पुट करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पुट करते हैं। अपन को फर्स्ट ऑर्डर की निकालनी है तो एन की जगह 1 कर देंगे, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0। तो ये पूरा कट हो जाएगा अपना, पीछे क्या बचेगा सेकेंड इनवर्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है कि 2N2O5 4NO2 प्लस O2, एक तो ये रिएक्शन दे रखी है और पूछ रहा है एक रेट लॉ भी दे रखा है और पूछ रहा है कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बताओ। तो देखो इसमें ऑप्शन गड़बड़ है आपके, तो आप सिर्फ इस पे फोकस करें। ऑर्डर क्या होगी वो अपन रेट लॉ से निकालेंगे। रेट लॉ में देखो एक ही रिएक्टेंट दे रखा है N2O5 और उसकी पावर तो कुछ दे नहीं रखी, इसका मतलब 1 पावर मानेंगे। तो रेट लॉ में रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर होती है वही ऑर्डर होती है, तो ऑर्डर तो कितना हो जाएगा 1। और मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, जो अपन को रिएक्शन दे रखी होती है उसमें कितने मॉलिक्यूल है, तो कितने अपने 2 रिएक्टेंट है, तो 2 क्या हो जाएगी मॉलिक्यूलरिटी। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, x प्लस वाई इक्वल टू प्रोडक्ट और रेट जो दे रखी है वो क्या दे रखी है, k x की पावर a और y की पावर b और पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। तो अभी मैंने बताया आपको कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, रेट लॉ पे। रेट लॉ में रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर होगी वही क्या होगी ऑर्डर। तो इसमें पावर कितनी है a, इसमें पावर कितनी है b, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा a प्लस बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा a प्लस बी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है। अब वो कह रहा है कि कंसंट्रेशन जो है 4 टाइम्स कर दी जाए तो न्यू रेट क्या होगी। तो देखो रेट जो होगी, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर है, तो रेट जो होगी वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की सेकंड पावर पे डिपेंड करेगी। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में 4 टाइम्स कर दूं तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो कितना आंसर आ जाएगा 16 टाइम्स हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 8 टाइम, एक रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम हो जाती है इफ कंसंट्रेशन बिकम ट्वाइस, मतलब कंसंट्रेशन तो मैंने की डबल और जो चेंज हुआ वो हुआ 8 टाइम्स, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, 2 की कितनी पावर करने पर 8 आएगा, 3 पावर करने पर आएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये अपने थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन हो गई, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी। अगर देखो ट्वाइस करने पर ट्वाइस होती तो फर्स्ट ऑर्डर होता, ट्वाइस करने पर 4 टाइम्स होती तो सेकंड ऑर्डर होता, ट्वाइस करने पर यहाँ पर 2 की पावर 3 इतना ऐसे चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 टाइम्स चेंज हो रही है, इसका मतलब ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट है कि ऑर्डर ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके जो होती है वो कौन से ऑर्डर रिएक्शन होती है, तो वो कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। नेक्स्ट एक ग्राफ दे रखा है, किस किस के बीच में दे रखा है, टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में दे रखा है और ग्राफ एकदम फ्लैट लाइन आया है, इसका मतलब जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करते हैं टी हाफ की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब ये कह रहा है कि कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी हाफ होता है उसका फॉर्मूला देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के, इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन की टर्म ही नहीं है, इसका मतलब टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। और यही ग्राफ भी कह रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ किसके लिए बना हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्या आंसर होगा, ए ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ग्राफ है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, अभी अपन ने देखा था कि टी हाफ जो होता है उसका फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है 0.693 अपॉन के। इस फॉर्मूले में सिर्फ ए की वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो है के की, इसका मतलब टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ के पे, मतलब ऑप्शन क्या होगा, रेट कांस्टेंट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्ट, पॉजिटिव कोलाइडल सॉल्ट कौन सा है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी, आयरन का हाइड्रोक्साइड का जो सोल है ये पॉजिटिव है। और ये जो ऑप्शन दे रखा है AS2S3 ये भी याद रखें, ये कैसा सोल है, नेगेटिव सोल है, ठीक है। ये दो आप अच्छे से याद करें, एक एक दोनों के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को लगता है अजीब ही है, दे दिया है, हालांकि बुक में है, मैं भी आपको करवा देता हूँ, पर मुझे नहीं लगता ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, पर क्या पता पूछ ही ले। व्हेन साइज ऑफ सिल्वर पार्टिकल इन सिल्वर सोल ये हो तो कलर बताओ। तो अपनी बुक में एक्चुअल में एक टॉपिक है कि अलग अलग पार्टिकल की साइज की वजह से कलर अलग अलग होते हैं, और उसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर सिल्वर सोल में पार्टिकल की साइज 6 × 10⁻⁻5 मिलीमीटर हो तो येलो ऑरेंज कलर होगा, और 9 × 10⁻⁻5 हो तो ऑरेंज रेड होगा। तो यहाँ 6 × 10⁻5 का पूछा हुआ है, इसका मतलब कैसा होगा, येलो ऑरेंज होगा। कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे अपन, डी ऑप्शन, येलो ऑरेंज। और यही अगर क्वेश्चन अपने किसके लिए पूछ लेते, 9 × 10⁻5 के लिए पूछ लेते तो आंसर क्या होता, ऑरेंज रेड हो जाता। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। अब क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन क्या होती है, जिस कंसंट्रेशन के नीचे तो वो जो अपनी चीज़ ले रहे हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करें, लेकिन इस कंसंट्रेशन से ऊपर वो कोलाइड की तरह बिहेव करे, उसे CMC कहते हैं। और सोप के लिए CMC की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻³ मोल पर लीटर। नेक्स्ट है KCS पर्पल, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। KCS पर्पल क्या होता है, तो KCS पर्पल क्या होता है, गोल्ड के सोल को क्या कहते हैं, गोल्ड का जो कोलाइडल सोल होता है उसे अपन क्या कहते हैं, KCS पर्पल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है मल्टीलेयर, ऑफ कोर्स फिजिकल एब्जॉर्प्शन मल्टीलेयर होता है। रिवर्सिबल, हाँ फिजिकल एब्जॉर्प्शन रिवर्सिबल भी होता है। सी ऑप्शन है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज विद टेम्परेचर, ना ये केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर एब्जॉर्प्शन की रेट क्या होती है, कम होती है। तो ये रॉन्ग हो गया और अपन को रॉन्ग ही छांटना था, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। लास्ट है कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में वंडरवॉल फोर्स होते हैं, ये भी सही है। तो इन 4 में से सिर्फ यही ऑप्शन गलत है, तो यही आंसर हो गया। नेक्स्ट है गैसियस मिक्सचर इन मॉडर्न डाइविंग रेस्पिरेटरी इक्विपमेंट। वो डाइवर्स जो होते हैं पानी में अंदर की तरफ जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो ऑक्सीजन ज़्यादा डिजॉल्व होने लगती है, फिर जब वो वापस सरफेस पे आते हैं तो वो डिजॉल्व हुई हुई ऑक्सीजन उनकी वेसल से निकलने लगती है, पेनफुल होता है, कभी कभी मर भी जाते हैं। यही वजह है कि जब डाइवर्स नीचे जाते हैं तो वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में आर्गन इसको डिसॉल्व करके ले जाते हैं, ताकि ज़्यादा अंदर जाने पर, प्रेशर बढ़ने पर ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन अपनी बॉडी में डिसॉल्व ना हो जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, हीलियम प्लस ऑक्सीजन, सॉरी आर्गन नहीं होगा, आंसर क्या होगा, हीलियम प्लस ऑक्सीजन। मैं गलती से आर्गन बोल गया, हीलियम प्लस ऑक्सीजन जो होगा उसका मिक्सचर यूज किया जाता है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी करवा दिया था। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन वाला कंपाउंड किसके साथ होना चाहिए, हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देखो इसमें नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा, इसमें ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा, इसमें फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड शो करेगा, HCl नहीं करेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, HCl। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखो पहले इन सब को देखते हैं, ये सब के सब सेकेंड पीरियड के हैं। इनमें सबसे पहले आता है मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस। और एक पीरियड में जब अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज। इसका मतलब इंक्रीज होगा तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, पी का, पी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो आएगा ही नहीं। क्या है कि जियोमेट्री ऑफ XeF4 क्या होती है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका स्क्वायर प्लेनर होता है। चलो इसकी जगह अपन एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि कम से कम अपने 50 क्वेश्चन तो तैयार होंगे। अगर अपन को पूछे द ब्राउन गैस फॉर्म्ड व्हेन HNO3 इज रिड्यूस्ड बाय मेटल, ब्राउन गैस या ब्राउन रिंग एक्सपेरिमेंट में ब्राउन गैस किसकी बनती है, तो किसकी बनती है, NO2 की। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है ऑक्साइड ऑफ N2O। N2O का जो नाइट्रोजन के अलग अलग ऑक्साइड होते हैं उसमें से N2O ऑक्साइड कैसा है, तो कैसा होता है, न्यूट्रल। मुझे ये भी मुश्किल लगता है, ये भी क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है पर फिर भी याद कर लीजिए। ये पी ब्लॉक के जो भी क्वेश्चन आपके इस बैंक में दे रखे हैं आधे से ज़्यादा तो आउट ऑफ सिलेबस ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स कौन सा होगा, इन सब में से बोरॉन जो होगा वो मेटलॉइड्स होगा। विच इनर्ट गैस प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एयर, एयर में सबसे ज़्यादा कौन सी इनर्ट गैस होती है, तो कौन सी होती है, ऑर्गन होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी ये कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। H3PO4 जो होता है वो कैसा एसिड है, मोनोबेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। तो देखो इसका H3PO4 का स्ट्रक्चर जो होता है ऐसा होता है और ये सारे हाइड्रोजन देंगे, ठीक है, हालांकि OH दिख रहे हैं लेकिन ये सब हाइड्रोजन देंगे, तो 3 H दे सकता है, तो ये ट्राई बेसिक एसिड है, तो थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि SO2 में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है, तो उसका तो आंसर था sp2, लेकिन SO2 भी अपने सिलेबस से कट हो चुका है, तो मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया आपको कि नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बतानी है किसके अंदर, NH3 के अंदर, तो कितनी होगी, sp3। और अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं कि SO2 में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी होती है, तो sp2। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इफ एन एलिमेंट हैज 3d4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो फिर उसका एटॉमिक नंबर बताना है। मतलब एक एलिमेंट है उसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो फिर बताओ कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो पहले तो ये 3d4 को समझते हैं, इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, आर्गन 18 फिर 3d4, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18 और 4 कितने हो गए, 22। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, तो जब एलिमेंट नॉर्मल स्टेज में होगा तो ये 3 इलेक्ट्रॉन भी इसके पास में ही होंगे, तो टोटल कितने हो गए, 25। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन और वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 25, डी ऑप्शन होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और ये भी आपके सिलेबस से कट हो चुका है, ये 6 चैप्टर से है, जो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो पूरा कट हो चुका है। उसमें एक क्वेश्चन है कि रूबी कॉपर क्या होता है, मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, Cu2O कॉपर का एक और है जिसे क्या कहते हैं, रूबी कॉपर। चलो इसकी जगह पे भी एक अपन डी ब्लॉक का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, विच एलिमेंट हैज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कोबाल्ट, क्रोमियम, Mn और वेनेडियम, इनमें से कौन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो कौन करता है, Mn करता है। और अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछे आपको कि जो अपने 3D सीरीज है उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, तो किसकी होती है, Mn की, और कितनी होती है, +7। इसी के साथ अपन आज के वीडियो को एंड करते हैं। इसमें अपन ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन किए थे। नेक्स्ट पार्ट में अपन 51 से 100 तक क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको 1 बाय 1 तीनों जो क्वेश्चन बैंक है वो करवाने की कोशिश करूंगा। आप इसे अच्छे से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।